Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine and doing great jobs. And talking about today's lecture, आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। और आई गेस जब हमारी लास्ट एक फ़िज़िकल क्लास हुई थी तो उसमें मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा बहुत इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन कराया था। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम इम्यूनिटी को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। और मेक श्योर फॉर वन थिंग कि इंशाल्लाह जब हम दोबारा फ़िज़िकल क्लासेस रिज्यूम करेंगे तो ये सारा लेक्चर हम रिवाइज़ भी करेंगे। मीनवाइल अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो व्हाट्सएप पे जो फिज़ोलॉजी का एक सेपरेटली आपका ग्रुप बना हुआ है जो आपकी सीआर ने लास्ट वीक बनाया था, आप उसमें सारी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। आई ऑलवेज़ इनकरेज द ग्रुप डिस्कशंस बिकॉज़ कभी एक बच्चे की वही क्यूरी होती है, तो चलें हम जब ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो सबको जो है वो क्लियर हो जाता है। इसी तरह से कोई और क्वेरी अगर किसी स्टूडेंट की आ जाती है तो वो फिर पूरी क्लास के सामने डिस्कस हो जाएगा। तो ये जो आज लेक्चर है हमारा, अगर इसमें कोई भी बात समझ नहीं आती है, कोई चीज़ मुश्किल लगती है, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं मीनवाइल। और जब हम फ़िज़िकल क्लासेस रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम जो है ये सारा लेक्चर अपना दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। So coming toward our today's topic introduction. Okay, let me clear one thing more. मुझे पता चला था कि कुछ स्टूडेंट्स को मीडियम का भी प्रॉब्लम हो रहा है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल जस्ट ट्राई कि हम जो है अपना लेक्चर उर्दू मीडियम में ही कवर करें, ताकि चीज़ें जो हैं वो मैक्सिमम आप लोगों को क्लियर हो जाएं। तो आज हमने इम्यून सिस्टम स्टार्ट करना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनोलॉजी जो है बेसिकली इट्स ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस, जिसमें सारी स्टडीज़ और सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह से बाकी सब सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स और स्पेशलिटीज़ बना दी जाती हैं, इसी तरह से इम्यून सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इन इम्यूनोलॉजी। और ये डील करती है विद ऑल द फिज़ोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, हेल्दी स्टेट में भी और डिजीज़ फॉर्म में भी। जब कोई भी इंडिविजुअल अपने नॉर्मल हेल्थ स्टेट फॉर्म में होता है, उन सारे फंक्शंस में इम्यूनिटी जो रोल प्ले कर रही होती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और फिर जब कोई पैथोजन या फिर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट बॉडी में इफ़ेक्ट कर चुका होता है और उसके जो आउटकम्स या रिज़ल्ट्स होते हैं उनको भी सारा कुछ डिस्कस करते हैं इसमें। और जो माल फंक्शंस होते हैं इम्यून सिस्टम के, जिसे हम यूजुअली इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोथ आर द सेम थिंग्स, वो भी हम इसमें इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और द फिज़िकल और द केमिकल एंड फिज़ोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम के जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, whether they are the physical, chemical और physiological, जितने भी characteristics हैं उन सब को हम इसमें डिस्कस करते हैं।
इसी तरह से इम्यूनोलॉजी के बाद हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम, जिस तरह से हमारी बॉडी में बाकी सारे दूसरे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और हम उनकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट। और फिजियोलॉजी में जब हम उसे पढ़ रहे होते हैं तो हम वी आर एक्चुअली डीलिंग विद ऑल द फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम्स। इसी तरह से आज हम जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम के अंदर इसके जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जो सब मिल के फंक्शन अप करके दे आर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, उन सब के हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे। जो इम्यून सिस्टम होता है, इट्स एक्चुअली द बॉडीज़ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स एंड द अदर इन्वेडर्स। कोई भी डिज़ीज़ कॉजिंग जो पार्टिकल्स हैं या जिनको हम पैथोजेंस बोल सकते हैं, या फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन कॉज इन्फेक्शंस इन आवर बॉडी, या वो हमारी बॉडी के सेल्स को इन्वेड करते हैं, उन सब कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं इम्यून सिस्टम में। वो सारा मेकैनिज़म, वो सारे सिस्टम्स को हम इम्यून सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है इम्यूनिटी। इम्यूनोलॉजी का और इम्यून सिस्टम का कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। आगे आता है हमारा इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है, इट्स बेसिकली द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की सारी कैटेगरीज़ को, सारे फंक्शंस को, सब चीज़ों में हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे। और जो इम्यूनिटी है, दैट्स एक्चुअली द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। और इम्यूनिटी में एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी जो है इट रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स दैट टेंड टू damage the body tissue or the organ. It's actually the capability of the body to resist the acting or the invading organisms. और जो इम्यूनिटी है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इज़ अ स्टेट ऑफ हैविंग सफिशेंट बायोलॉजिकल डिफेंस टू अवॉइड इन्फेक्शन, diseases or other unwanted biological invasions. It is capability of the body to resist harmful microbes from entering into the body. ये हमारी बॉडी की एक कैपेबिलिटी है जिसमें बॉडी ने अपने आप को बचाना ही बचाना है फ्रॉम ऑल द इन्वेडिंग organisms or all the invaders which when tend to invade, जो हमारी बॉडी में एक तरह का हमला करने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो बॉडी जो है उसके रिस्पॉन्स में उसको एक रिस्पॉन्स देती है, जिसको हम इम्यूनिटी या फिर इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। जी, अब है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। जिस तरह से हम ह्यूमन बॉडी के बाकी सारे सिस्टम्स पढ़ते हैं, फिर उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, और फिजियोलॉजी में उन सब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फंक्शंस पढ़ते हैं। इसी तरह से इम्यून सिस्टम में हम इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और उन कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ दोज कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, वो हम सारा डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, दे आर बेसिकली टू टाइप्स। वो हैं जी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स एंड द नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफाइड फॉर्म, स्पेशल फॉर्म, और नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है इन अ जनरल सेंस, मतलब वो जनरल है, वो स्पेसिफाइड नहीं है। The non-specific components act either as barrier or as eliminator of wide range of pathogens irrespective of antigen specificity। ठीक है जी, इसमें हमारे पास एंटीजन की स्पेसिफिसिटी नहीं होगी। मतलब ये एक वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस जो हैं, बेशक वो कोई भी किसी किस्म का भी पैथोजेंस या फिर जो एंटीजन है जो ट्राई कर रहा है हमारी बॉडी के सेल्स को इन्वेड करने के लिए, उनके रिस्पॉन्स में जिन कंपोनेंट्स में अपनी एक्टिवेशन शो करनी है, दे आर द नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ अगर इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा तो ही एक्टिवेशन होनी है, कोई ट्यूमर सेल आएगा तो ही एक्टिवेशन, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। किसी भी तरह का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी एंटीजन या फिर पैथोजन आ गया है, उसको उसके इन्वेड को रिस्पॉन्स करने के लिए जो कंपोनेंट एक्टिवेट होंगे, दे विल बी द नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट। और जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, अब ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जिसको नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की समझ आ गई है, इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। अब जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, ये दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट द नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। इन्होंने स्पेसिफाइड पैथोजेंस को इनकाउंटर करने के लिए अपनी एक्टिवेशन को शो करना है, जितने भी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं।
The specific components of immune system adapt themselves to each new disease encountered and are able to generate the pathogen specific immunity. जैसे ऊपर लिखा हुआ था irrespective of antigen specificity, यहाँ पे जो है it's the antigen specific immunity. अच्छा जी, अब जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि जो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उसकी जो डिवीज़न ही हो रही है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक की, एक्चुअली दैट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ और द टाइप ऑफ एंटीजन्स. वो सारे बार बार हम एंटीजन की बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक एंटीजन्स हैं, स्पेसिफिक एंटीजन बेस रिस्पॉन्स है या नॉन स्पेसिफिक एंटीजन रिस्पॉन्स बेस है. तो वो एक्चुअली है क्या, एंटीजन है क्या? Antigen is actually a substance that is capable of stimulating an immune response, specifically activating the lymphocytes. And lymphocytes का तो हमें पहले ही पता है, they are the body infection fighting cells. जहाँ पे भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स इन्वेड करते हैं तो lymphocytes फटाफट एक्टिवेट होकर उनको उनकी प्रिवेंशन करते हैं. तो जो एंटीजन्स होते हैं बेसिकली हम कह सकते हैं कि दे आर द डिजीज़ कॉजिंग पार्टिकल्स और दे आर द पैथोजेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स कर सकते हैं. जैसे ही कोई डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट या फिर डिज़ीज़ कॉजिंग पैथोजन इज़ एक्चुअली अ डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और अ पार्टिकल, वो जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होता है हमारी बॉडी के जितने भी डिफेंस मैकेनिज़्म हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है. सो एंटीजन है ही वो सब्सटेंस जिसकी एंट्री की वजह से हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा. वो सारे उनको हम एंटीजन्स बोलेंगे, उन पार्टिकल्स को एंटीजन्स बोलेंगे जिनकी वजह से हमारी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है. वो सारे एंटीजन्स होंगे. अब ओरिजिन ऑफ एंटीजन्स क्या है? एंटीजन्स आर फॉरेन, इनको हम हेट्रोजिनस भी बोल सकते हैं और एग्जोजिनस एंटीजन्स भी बोल सकते हैं. फॉरेन, हेट्रोजिनस एंड एग्जोजिनस ये सारा एक ही नाम है. या तो एक इसकी ये कैटेगरी हो सकती है या फिर दे कैन बी सेल्फ, ऑटो और इंडोजिनस एंटीजन्स. ये सारे भी एक ही एंटीजन के नाम है. सो जिस तरह से इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स की दो में क्लासिफिकेशन हुई है, बिल्कुल उसी तरह से एंटीजन्स को भी हमने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर दिया है. एक को हम एग्जोजिनस एंटीजन्स बोलते हैं और दूसरे को हम इंडोजिनस एंटीजन्स बोलते हैं. अब जो एग्जोजिनस एंटीजन्स हैं दे आर द एंटीजन्स दैट हैव एंटर्ड द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड. इनके नाम से ही क्लियर है, एग्जोजिनस एंटीजन और इंडोजिनस एंटीजन्स के नाम से ही क्लियर है. एग्जोजिनस आर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. अच्छा जी, अब एक तरह के ये एंटीजन्स होते हैं दैट इंड्यूस द रिस्पॉन्स दैट स्टिमुलेट द लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी और अटैक द एंटीजन डायरेक्टली इज़ कॉल्ड एन इम्यूनोजन. अब ये जो इम्यूनोजन होते हैं ना, एक्चुअली ये भी एक तरह के एंटीजन्स ही होते हैं, लेकिन इनको बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? जैसे ही ये वाले एंटीजन्स हमारी बॉडी में जाते हैं और ये एक रिस्पॉन्स इंड्यूस कर देते हैं बॉडी के अंदर, और उस रिस्पॉन्स की वजह से जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करते हैं फटाफट से. वो जो एक इन्वेजन हुआ होता है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, और ये जो और एंटीजन्स को वो अटैक कर देते हैं डायरेक्टली. जितने जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारे, जब इम्यूनोजेंस या फिर दिस काइंड ऑफ एंटीजन्स जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फटाफट अपने अपने सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और वो डायरेक्टली उस एंटीजन पे अटैक कर देते हैं. उसको हम बोलते हैं इम्यूनोजन. ठीक है जी. On the surface of antigen there are regions which are known as antigen determinants. ठीक है, ये determinant word है. और जितने भी हमारी एंटीजन्स होती हैं उनके ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन लगा होता है
जिसे हम एंटीजन डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, और उनके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ आकर लगते हैं, वो फिर उसके इन्विजन को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। आपको याद होगा जैसे हम एंजाइम्स एक्टिविटी में लॉक एंड की मॉडल पढ़ते होते थे और हम कहते थे इट्स वेरी स्पेसिफिक, कि एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम आएगा, वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सबस्ट्रेट पे जाके लगेगा, तो ही उनका रिएक्शन आगे इस तरह से करके होगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है। आगे कमिंग स्लाइड्स में हम इसे देखेंगे कि किस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी जो है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन्स कैसे उन्हीं एंटीबॉडीज़ पर जाकर लगते हैं और वो वाली एंटीबॉडीज़ उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, और हमारी बॉडी में कितने एंटीजन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में चले गया है, कोई पैथोजन बॉडी में चले गया, तो हमें कैसे पता चलेगा, बॉडी को कैसे पता चलेगा कि कितने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाने हैं, लाइक कितने ज़्यादा थीव आ गए हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कितनी आर्मी रेडी होनी चाहिए इस इन्विजन को ओवरकम करने के लिए, जो इस वक्त एक हमला हो चुका है, इसको कवर अप करने के लिए आपको कितनी आर्मी चाहिए, आपको कितने लोग चाहिए, कितने फ़ाइटर्स चाहिए इस सारे सिनेरियो को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। तो ये डिपेंड करते हैं 4 फैक्टर्स पे। सबसे पहला है हमारे पास इन द काइंड ऑफ एंटीजन, और अच्छा जी, इट्स द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन और पर्पल वाली एक डायग्राम है, इसमें आप देखें एक एंटीबॉडीज़ शो किए हुए हैं पर्पल वाले, और जो ग्रीन राउंड स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर द एंटीजन। पीछे हमने पढ़ा था ना कि वो स्पेसिफिक जो है टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं एंटीजन्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए एंटीबॉडीज़ किस तरह से जाकर एंटीजन्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनकी जो इन्वेडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको जाके किस तरह से ऑक्यूपाई कर रहे हैं, चारों तरफ से उसको ऐसे घेरा हुआ है, ताकि ये वाली जो एंटीजन्स हैं वो फर्दर जो हैं वो स्प्रेड ना करें बॉडी में। और जहाँ पे जैसे ही एंटीबॉडीज़ को पता चला है कि हमारे सिस्टम के अंदर बाहर से एक फ़ॉरेन एंट्री हो चुकी है, फ़ॉरेन एंटीजन्स आ चुके हैं, तो जितने एंटीबॉडीज़ हैं वो जल्दी से एक्टिवेट होते हैं और जाके इस एंटीजन की साइट्स को ब्लॉक करना शुरू करते हैं। और इनका पर्पस क्या है, ताकि जितने ये जो एंटीजन्स हैं वो जिस पर्पस के लिए बॉडी में उन्होंने एंट्री गेन की है, वो उस पर्पस को न्यूट्रलाइज़ कर दें और फर्दर जो पैथोजेनेसिस है उसको स्टॉप कर दिया जाए। अब जो राइट हैंड साइड पे एक डायग्राम है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर सा शो किया हुआ है, यहाँ पर आप देखिए आपको एंटीबॉडीज़ दोनों डायग्राम में थोड़ा वाई टाइप, वाई जो लेटर वाई है हमारा अल्फ़ाबेट का, वाई अल्फ़ाबेट जैसी लग रही है जो एंटीबॉडी है। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम एंटीबॉडीज़ का पढ़ेंगे तो वहाँ पर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देयर यू विल कम टू नो कि जो वाई शेप स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये वाई शेप के अंदर वो फिर फर्दर हेवी एंड लाइट चेन्स और वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन्स आ जाते हैं, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर अगेन दे आर टेलिंग कि जो एंटीजन है इट्स एक्चुअली सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ बिकॉज इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम एज ए थ्रेट। तो इट्स वेरी क्लियर कि जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है, या एक अलार्म आप कह सकते हैं, एक अलार्म मिलता है या एक थ्रेट मिलता है कि अब एक फॉरेन पार्टिकल्स की या फॉरेन बॉडीज़ की एंट्री हो चुकी है, तो वो जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो जल्दी से एक्टिवेट होता है और इट जस्ट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, ताकि उन एंटीजन के एंट्री को और वो जौन से पैथोजेंस या वो जौन से डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं उनकी एक्टिविटी को स्टॉप करें। ओके जी, है वी गो विद द एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंड एंटीबॉडी इज़ ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। आपको पता है जब हम सीरोलॉजी रिपोर्ट करा रहे होते तो उनके साथ आईजी मेंशन होता है, विच मीन्स इम्यूनोग्लोबिन और द एंटीबॉडी। ये हमारे पास क्या है, इज़ अ लार्ज वाई शेप प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स that is used by immune system to identify and neutralize the foreign objects such as bacteria and viruses. अब डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेल्स हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, मेमोरी सेल्स, सारे ये हम जो है वो कमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे।
फ़िलहाल वी आर सपोज टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। अब देखें जो एंटीबॉडीज़ है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि उसकी वाई शेप स्ट्रक्चर आपने खुद देख लिया होगा, हाउ द वाई शेप स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स आर, किस तरह से वो इन्वेड कर रहे हैं एंटीजन को। यहाँ पर वही बात बताई गई है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर एक्चुअली वाई शेप प्रोटीन जो कि बी सेल्स से बनते हैं, और इनको यूज़ कौन कर रहा है, ये बन तो गए, इसका सोर्स, इसका ओरिजिन बी सेल्स हैं। अब बनने के बाद क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम हमारा इन एंटीबॉडीज़ को यूज़ कर लेगा और फिर दो जगहों पर यूज़ करेगा। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन होगी उन पैथोजेंस की या फिर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट की जो हमारी बॉडी में जिनकी एंट्री हुई है, एक चीज़। और दूसरी बात, वो उनको न्यूट्रलाइज भी कर देगा। और वो जो एंट्रिंग पैथोजेंस हैं वो क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और जो एंटीबॉडी होता है वो क्या करता है, इट रिकग्नाइज द यूनिक पार्ट ऑफ द फॉरेन टारगेट विच इज़ कॉल्ड द एंटीजन। वही वाली बात कि उसके अपने अपने टारगेट को ये रिकग्नाइज कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, ईच टिप ऑफ द वाई ऑफ एन एंटीबॉडी कंटेन अ पैराटोप स्ट्रक्चर, जिसको हम एनालॉगस टू अ लॉक होता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि एक लॉक एंड की मॉडल की तरह, जो हम एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिविटी में लॉक एंड की एग्जांपल पढ़ते होते हैं एफएसी में। तो ये भी उसी तरह से मिलता जुलता है कि जो वाई स्ट्रक्चर है हमारा एंटीबॉडीज़ का, उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पैराटोप बोलते हैं, और वो इट्स जस्ट लाइक अ लॉक, और दिस इज स्पेसिफिक फॉर वन पर्टिकुलर एपिटॉप। मतलब एपी का मतलब ऊपर वाला ना, तो वो जिसको हम एक तरह की भी बोल रहे हैं। तो बिल्कुल की तरह होता है वो एंटीजन। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़। अब आप देखें यहाँ पर कितना क्लियर बताया हुआ है। जो वाई शेप हमने, याद है वो जो एंटीजन और एंटीबॉडी का जहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा था, वहाँ पर हमने एक वाई शेप स्ट्रक्चर देखा था जिसको हमने एंटीबॉडी बोला था। तो दैट वाई लेटर इज़ वेरी क्लियर ओवर हेयर। यहाँ पर हमारे पास एंटीजन की बाइंडिंग साइट भी बताई हुई है। अब ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, उसको हम कांस्टेंट रीजन ऑन हैवी चेन बोलेंगे। एक्चुअली दो तरह की चीज़ें हैं हमारे पास एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में, वन इज़ द लाइट चेन एंड अदर इज़ द हैवी चेन। ठीक है, दो ही चेन्स हैं और दो ही रीजन है। जो चेन्स हैं, वन ऑफ देम इज़ हैवी चेन एंड द वन इज़ द लाइट चेन, और जो हमारे पास रीजन है, वन ऑफ देम इज़ द वेरिएबल रीजन एंड अदर वन इज़ द कांस्टेंट रीजन। ठीक है, अब ये डायग्राम में कलर स्कीम के साथ इट्स शोन वेरी क्लियरली कि हैवी चेन के ऊपर कांस्टेंट रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है, और हैवी चेन के ऊपर वेरिएबल रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है। मतलब हर चेन के पास दो रीजन होंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन। इस तरह से दो ही चेन्स हैं, हैवी एंड लाइट चेन। जैसे मैं आपको हैवी चेन का बताती हूँ, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, राइट साइड पे जो फर्स्ट हाफ डार्क ब्लू पोर्शन शो हो रहा है, हाफ डार्क ब्लू पोर्शन, वो है जी हमारे पास वेरिएबल रीजन है। ठीक है जी, वेरिएबल रीजन ऑन हैवी चेन। ये वाली हमारी पूरी जो चल रही है सारी हैवी चेन ही चल रही है। और इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डार्क ब्लू शेड एरिया, नेक्स्ट है हमारे पास लाइट ब्लू स्काई से कलर का जो अगला सारा पार्ट नज़र आ रहा है, वो है कांस्टेंट रीजन, लेकिन है ऑन द सेम चेन, ऑन द हैवी चेन। ठीक है, अब इसी के नीचे आप देखें जो डार्क ग्रीन और इसके साथ जो दूसरा लाइट सा कलर शो हो रहा है, जो डार्क ग्रीन कलर है दैट्स द वेरिएबल रीजन ऑन द लाइट चेन, और जो लाइट कलर में शो हो रहा है दैट्स द कांस्टेंट रीजन ऑन द लाइट चेन। और इसी तरह से जो स्ट्रक्चर राइट साइड पे हमने सारा पढ़ा, जो मेरा और आपकी राइट हैंड साइड पे ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, यही वाला सारा स्ट्रक्चर हमारे लेफ़्ट साइड पे रिपीट हो रहा है। और इनके ऊपर ये देखें, ये ऑरेंज कलर के, ऑरेंज एंड ब्लैक के थोड़े ब्रिजेस से नज़र आ रहे हैं, जिनको हम डाइसल्फाइड ब्रिजेस बोलते हैं। और ये डाइसल्फाइड एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डाइसल्फाइड ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, 2 से 3 लाइन में ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड इज़ अगैन अबाउट द एंटीबॉडीज़।
अब जैसे हम पहली स्लाइड में भी कवर कर चुके हैं कि जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और वो हमारी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होती हैं और यूटिलाइज भी होती हैं। और ऐसा होता कब है, इट्स ओनली हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस, और उस फॉरेन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं जी, एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, अब जो एंटीबॉडी होती है वो रिकग्नाइज़ करती है एंटीजन को, और फिर उसके बाद लैच कर लेती है, उस एंटीजन के साथ खुद को अटैच कर लेती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब when an alien substance enter the body, the immune system is able to recognize it as a foreign, because molecule on the surface of the antigen differ from those of found in body, of course। अब पता है बॉडी आइडेंटिफाई ही कब करेगी कि ये वाले जो हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स अपने साथ फॉरेन मॉलिक्यूल्स लेकर आ रहे हैं वो तो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, बिकॉज दैट्स डिसीज़ कॉजिंग एजेंट, वो तो कोई ना कोई पैथोजन है। और नॉर्मल स्टेट में व्हेन वी आर टोटली हेल्दी, हमारे पास तो कोई एंटीजन नहीं होता, हमारी बॉडी में कोई एंटीजन सर्कुलेट नहीं कर रहे होते। तो जैसे ही कोई एंटीजन या फिर फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो उनके पास एक यूनिक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उस एंटीजन की सरफेस के ऊपर लगे होते हैं। तो वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को फ़ौरन से पता चल जाता है कि अब कुछ फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री हो चुकी है बॉडी में। तो to eliminate the invader, the immune system call on a number of mechanisms including one of the most important antibody production। अब जैसे ही पता चलता है कि हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री हो चुकी है, बॉडी हमारी जल्दी से एक्टिवेट होती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, और वो जल्दी से कॉल करता है पूरे जितने कॉल करता है नंबर ऑफ़ मैकेनिज्म विद इन द बॉडी। तो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है विच इज़ कॉल्ड बाय द इम्यून सिस्टम, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। क्योंकि जल्दी से एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, और वो वाली एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उन्होंने तो जाके वो वाले सारे पैथोजेंस और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के साथ लड़ना होता है, उन्हें फ़ाइट करना होता है, उनके इन्वेजन को न्यूट्रलाइज़ करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो antibody production is the most important you can say the step or the mechanism or the response of the immune system। और ये जो antibodies होती हैं they are produced by specialized white blood cells which are called the B lymphocytes or the B cells, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हमारे B cells होते हैं वो जल्दी से हमारी antibodies produce करते हैं। अब होता इस तरह से है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं दे सर्कुलेट एंड अटैक एंड न्यूट्रलाइज एंटीजन्स दैट आर आइडेंटिकल टू द वन दैट ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स। अब जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना दे कीप ऑन पेट्रोलिंग इन द बॉडी, वो हमारी पूरी बॉडी में मोबाइल हो जाते हैं एंटीबॉडीज़ जो होते हैं। और उन एंटीबॉडीज़ को तो पता होता है कि हम एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन में आए ही क्यों हैं, बी सेल्स ने हमें प्रोड्यूस किया ही क्यों है, बिकॉज़ कुछ एंटीजन्स की एंट्री हुई थी बॉडी के अंदर। उस एंट्री की वजह से बी सेल्स ने जल्दी से उन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया है, और वो एंटीबॉडीज़ अब ऐसा नहीं कि बस प्रोड्यूस हो गई तो एक जगह पर दे आर स्टेइंग, नो, वो पूरी बॉडी में मोबाइल रहते हैं, और फिर अपनी पेट्रोलिंग मूवमेंट के दौरान वो चेक करते रहते हैं कि अच्छा वो वाले एंटीजन्स जिनकी वजह से हमें प्रोड्यूस किया गया है और हम सर्कुलेट कर रहे हैं वो कहीं हमें और नज़र तो नहीं आ रहे, दे कीप ऑन ट्रैकिंग दिस। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये वाले एंटीजन्स थे जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन हुई थी, वो फटाफट से उन एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। और जो एंटीबॉडी अटैक होता है, एंटीबॉडीज अटैक द एंटीजन बाय बाइंडिंग टू देम, जब मैंने वाई शेप स्ट्रक्चर बताया था एंटीबॉडीज़ का, तो वहाँ पर आपने देखा था किस तरह से एंटीबॉडीज़ जो हैं दे आर गेटिंग themselves bind to the एंटीजन्स। तो ये जाकर उनकी बाइंडिंग साइट पे लग जाते हैं उन्हें ब्लॉक करने के लिए, उनके एक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एंड दिस बाइंडिंग एक्चुअली न्यूट्रलाइज द पॉइजन। और वो जो एंटीजन्स और जो जर्म्स, जो भी पॉइजन या टॉक्सिन अपने साथ लेकर बॉडी के अंदर आए होते हैं, ये वाले एंटीबॉडीज़ जाकर फटाफट उनके स्ट्रक्चर के साथ लगते हैं, उनके सरफेस के साथ लगते हैं, और उन्हें जाकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बाय अटैचिंग themselves to some invading microbe, other antibodies can render such microorganisms
immobile or prevent them from penetrating the body cells. अब इस इन्वेजन को जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इन्वेडिंग माइक्रोब्स हैं उनके साथ अटैच करके उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं. वंस बिगिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन कंटिन्यूस फॉर सेवरल डेज अंटिल ऑल द मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड. अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीबॉडीज़ जब एक बार हमारी बॉडी में बन जाते हैं तो दे कंटिन्यू द प्रोडक्शन फॉर द नंबर ऑफ़ डेज़, ताकि जितने भी एंटीजन्स हैं वो हमारी बॉडी से प्रॉपरली ख़त्म हो जाएं. और जो एंटीबॉडीज़ हैं दे रिमेन इन सर्कुलेशन फॉर सेवरल मंथ्स प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन. अब एंटीबॉडीज़ जो हैं दे हैव गॉट अ वेरी फास्ट फंक्शंस. उनकी तो जो एक्शन है उनकी फील्ड ऑफ एक्शन जो है वो तो बहुत वास्ट है. तो एंटीबॉडीज़ आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन द इम्यून रिस्पॉन्स इन द इम्यून सिस्टम इन यूटिलाइजिंग द एंटीजन्स. और पीछे हम सारे मैकेनिज़्म भी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एंटीबॉडीज़ जो है वो एंटीजन के साथ जाकर लगती हैं, कैसे उनको सारा न्यूट्रलाइज करती हैं. अब एंटीबॉडीज़ की हमारे पास वाइड रेंज होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ सारी इम्यूनिटी को सारी चीज़ों को तो ये लुक आफ्टर कर रहे हैं. सो देयर आर 5 बेसिक क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़. रॉजन विल्सन में इसकी एक बहुत अच्छा छोटा सा टेबल दिया हुआ है जो मैंने लास्ट फिज़िकल क्लास में बताया था कि आप लोग अभी लर्न कर लें, उसे पढ़ लें, देख लें. तो वही सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ और उनके साथ में फंक्शंस यहाँ पर बताए हुए हैं. जो IgA होता है दे प्ले रोल इन द लोकलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज़्म इन एक्सटर्नल सिक्रीशंस लाइक द टीयर. जो लोकलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज़्म, लोकलाइज का मतलब एक स्पेसिफिक जगह पर जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है IgA वहाँ पर हेल्प आउट करता है. और जो IgD होता है इट्स इन्वॉल्व इन रिकग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन बाय बी लिम्फोसाइट. IgD जो है वो सारे जो एंटीजन्स होंगे उनकी प्रोडक्शन उनकी रिकग्नाइजेशन में हेल्प आउट करता है. जो IgE होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन में इसकी एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है. और IgG जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन. और जो IgM होता है ये इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन. अच्छा, अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास एंटीबॉडीज़ आए हैं इनका पता कैसे चलता है कि किस रिस्पॉन्स में. ये तो एक हमें रफ आइडिया मिल गया, हमें पता चल गया कि इन सिचुएशन में ये एंटीबॉडीज़ जो हैं इनकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को एलर्जिक रिएक्शन हो गया किसी पेशेंट को, तो हम उसे एक सीरोलॉजी टेस्ट एडवाइस करेंगे जिसमें हम उसे कहेंगे कि यू नीड टू गेट योर IgE रिपोर्ट. और उस IgE रिपोर्ट के अंदर बल्कि मुझे रिपोर्ट से याद आ गया, आई नीड टू गिव यू एन असाइनमेंट. उसके अंदर हमें पता चलेगा जो उसकी IgE एंटीबॉडीज़ हैं वो रेज्ड हैं, वो ज़्यादा हैं. तो इससे क्या पता चला कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई एलर्जन जो है दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी. और उन एलर्जन को न्यूट्रलाइज या उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बने हैं. अच्छा जी, अब कमिंग स्लाइड्स में हमने डिस्कस करना है. अभी तक जो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे इट वाज ऑल अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी की बेसिक सारा कॉन्सेप्ट किस तरह से करके. अब जो अपकमिंग हमारी स्लाइड्स हैं उनमें हमने इम्यूनिटी को डिटेल में डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी की डिफरेंट टाइप को डिटेल में डिस्कस करने से पहले 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ होंगी और हमें पता होना चाहिए कि इन टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है. वहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स इनके लिए नहीं यूज़ होगी. इट वुड बी जस्ट वहाँ पर मेंशन होगा स्पेसिफिसिटी क्या है और इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, मेमोरी क्या है. तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है. इट्स अ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट वन टाइप ऑफ एंटीजन एंड नॉट फॉर द अदर टाइप ऑफ एंटीजन. स्पेसिफिसिटी वही वाली बात कि एक स्पेशल काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है और वो एक स्पेशल काइंड ऑफ एंटीजन के लिए ही प्रोड्यूस होगा, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक एंटीजन्स के लिए जो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम स्पेसिफिसिटी टर्म
करेंगे। और जो मेमोरी है इट्स अ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन। अब ये इसमें और ऊपर वाले पर्टिकुलर एंटीजन कौन से वाले हैं? मेमोरी जैसे हमारी मेमोरी होती है, वी जस्ट मेमोराइज समथिंग, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो भी चीज़ों को मेमोराइज कर लेता है। इट विल जनरेट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऑफ दैट एंटीजन, जो कि पहले भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुकी होगी। अब जब वो दोबारा वही वाला एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो उससे रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ तो ऑलरेडी बने हुए थे, मतलब उसका जो सबसीक्वेंट एक्सपोजर हो गया है वही एंटीजन का हमारी बॉडी के अंदर। तो अब जो हमारी बॉडी उन एंटीजन को रिस्पॉन्स देगी, दैट रिस्पॉन्स विल बी मोर विगरस, मोर पावरफुल और मोर फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि उन वाले एंटीजन्स को तो बॉडी पहले से ही पहचानती है, उन्हें पहले ही पता है कि ये कौन से वाले पैथोजेंस हैं, ये कौन से वाले डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं। तो उनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन, रिस्पॉन्स, रिकग्नाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्वाइट फास्ट एंड मोर पावरफुल। जो पहला एक्सपोजर हुआ था उसके कंपैरेटिवली अब जो सबसीक्वेंट एक्सपोजर हुआ है, एक के बाद दूसरा तीसरा जो हुआ है, उसके लिए जो बॉडी हमारी रिस्पॉन्स करेगी वो वाला रिस्पॉन्स फास्टर भी होगा और पावरफुल भी होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर उस एंटीजन के अगेंस्ट कुछ मेमोरी सेल्स और मेमोरी रिस्पॉन्स क्रिएट हो चुका है जो कि बॉडी ने सेव कर लिया है उसके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है इम्यूनिटी की डिफरेंट टाइप्स। इम्यूनिटी जो है इट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, अडैप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी। जो अडैप्टिव इम्यूनिटी है इट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अडैप्टिव इम्यूनिटी। जो नेचुरल अडैप्टिव इम्यूनिटी है इट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू पैसिव नेचुरल अडैप्टिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव नेचुरल अडैप्टिव इम्यूनिटी। इसी तरह से जो हमारी आर्टिफिशियल है इट्स डिवाइडेड इनटू पैसिव आर्टिफिशियल अडैप्टिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव आर्टिफिशियल अडैप्टिव इम्यूनिटी। देयर इज़न्ट एनी नीड टू बी वरीड अबाउट ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज़ के सारे नाम मुश्किल और ये सारी टाइप्स को हमने वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करना है इन द कमिंग लेक्चर्स। और पिछली एक दो स्लाइड्स में जस्ट ट्राइड कि मैं असाइनमेंट डिक्लेयर कर दूं, लेकिन वो अनाउंस नहीं हो सकी, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। जब हमने एंटीबॉडीज़ का वो पढ़ा है, एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने देखा जो ऑरेंज और ब्लैक कलर के एक ब्रिजेस से बने हुए हैं, जो वाई शेप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर डाइसल्फाइड जो है ब्रिजेस बने हुए हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो आपकी असाइनमेंट चाहिए आपने 2 से 3 लाइंस में उन डाइसल्फाइड ब्रिजेस के फंक्शंस फाइंड करने हैं एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। और दूसरी असाइनमेंट जो है वो मैं आपको बताऊं, हाँ, ये जो हमने पीछे अभी पढ़ा है डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स और द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, आपने रॉजन विल्सन में इसका बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है। जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी, जो लास्ट फिज़िकल क्लास थी हमारी, मैंने इसमें बताया था। आप काइंडली वो वाला टेबल सब ने लर्न भी करना है। और जो आपके असाइनमेंट है, 1 पेज की असाइनमेंट है, इट वुड हार्डली टेक यू 10 मिनट्स। आपने डाइसल्फाइड ब्रिजेस के वो लिखने हैं, फंक्शन लिखना है उसका 2 to 3 लाइंस में। और जो एंटीबॉडी का वो वाला टेबल है उसे लर्न करके डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड देयर फंक्शंस वो आपने सेम टेबल उसके ऊपर, सेम पेज के ऊपर मेंशन करना है। फिर जब हम क्लासेस में आएंगे तो आई विल कलेक्ट दैट असाइनमेंट। ये आज के लेक्चर की आपकी असाइनमेंट है, ठीक है जी। और बाकी इस लेक्चर में आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन डिस्कस विद मी, ग्रुप में पूछ लें ताकि सबको पता चल जाए। और अगर ग्रुप में नहीं पूछना तो वैसे भी पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा जी, आज हम इनेट इम्यूनिटी को स्टार्ट करते हैं और इनेट इम्यूनिटी का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो है, इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज़ द नेचुरल रेजिस्टेंस विद विच अ पर्सन इज़ बॉर्न। वाओ, मतलब ये इट्स गॉड गिफ्टेड। ये हम जैसे हम पैदा होते हैं, जैसे वन इंडिविजुअल इज़ बॉर्न, तो ये हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है,
ठीक है जी। अब ये करता क्या है, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस थ्रू सेवरल फिजिकल, केमिकल एंड सेलुलर अप्रोचेस। इसने अब हमारी इम्यूनिटी का काम ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है। तो जो इनेट इम्यूनिटी है, इसने जो हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, दैट कुड बी थ्रू सेवरल फिजिकल अप्रोच हो सकती है, केमिकल अप्रोच हो सकती है, सेलुलर अप्रोच हो सकती है। कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो इसने उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करके उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, और उसके लिए कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकता है। और ये हमारा यू कैन से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। माइक्रोब्स फर्स्ट एनकाउंटर द एपिथेलियल लेयर, फिजिकल बैरियर दैट लाइन द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो ऊपर बताया कि इसकी कोई भी अप्रोच हो सकती है। तो जो माइक्रोब्स हैं सबसे पहले हमारी, ऐसा तो नहीं होता कि बॉडी के अंदर डायरेक्टली चले जाते हैं, जो स्किन के थ्रू जिनका इन्विजन हो रहा होता है वो सबसे पहले हमारी एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करते हैं, और जो कि हमारा एक फ़िज़िकल बैरियर भी है, काइंड ऑफ फिज़िकल बैरियर है, बिकॉज स्किन भी प्रोटेक्ट कर रही होती है बहुत सारे जर्म्स और पैथोजेंस को, एंड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ द पैथोजेंस। तो जो ये हमारा फर्स्ट एनकाउंटर होता है, एपिथेलियल लेयर जो है, दैट्स द फर्स्ट एनकाउंटर। वो इनके वह प्रोटेक्शन के लिए, एंटीजन के इन्वेजन से प्रोटेक्शन के लिए। और इसी तरह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो भी हमारा एनकाउंटर होता है अगेंस्ट द पैथोजेंस या फिर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के। अब जो subsequent general defense includes created the chemical signals which are the cytokines, antimicrobial substance, fever and phagocytic activity associated with the inflammatory response। अब जो हमारा subsequent general defense system होता है ना, जो in a general sense involve होता है, fever is one of the best example of that। जनरल डिफेंस एक्टिव मैकेनिज़्म, किसी बंदे को अगर फ़ीवर हो गया तो सबसे पहले उसकी इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है और डिफरेंट अप्रोचेस लेती है टू जस्ट एंड द फीवर, या कोई भी फेगोसिटिक एक्टिविटी हो सकती है। अच्छा जी, जब आपने असाइनमेंट बनानी है तो उसके अंदर 2-3 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको इस पेज से बता दूंगी, उसे भी आपने सम अप करना है। उसी के साथ जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस का फंक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं, और 1-2 चीज़ें इस पेज से हैं। ये एक्चुअली इनेट इम्यूनिटी के यू कैन से फंक्शंस शो किए हुए हैं, या पैरामीटर्स हैं जिनको इनेट इम्यूनिटी कवर करती है। इनेट इम्यूनिटी जो है वो फेगोसाइटोसिस में हेल्प आउट कर रही होती है, और फेगोसाइटोसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन 1 से 1.5 लाइन की डेफिनेशन आपने लिखनी है। फेगोसाइटोसिस क्या है, वही वाला सारा मैकेनिज़्म, जैसे ही कोई एंटीजन आता है और वो उसे इनगल्फ कर लेता है। मैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो भी सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने अपनी असाइनमेंट के ऊपर 1 से 1.5 लाइन में मेंशन करना है। इनेट इम्यूनिटी की एक्टिवेशन कब कब होती है, या इनेट इम्यूनिटी किन किन एरियाज़ में हमारी बॉडी को हेल्प आउट कर रही होती है। फेगोसाइटोसिस इज़ वन ऑफ देम। और दूसरा है जी, इट डिस्ट्रक्शन, ओके, इट कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉलिड ऑर्गेनिजम्स। जो भी हम फूड खाने शाने खा या पी रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी जो कुछ एंटीजेंस या फिर कुछ पैथोजेंस की एंट्री हो जाती है बॉडी के अंदर, तो इनेट इम्यूनिटी का काम होता है उन ऑर्गेनिजम्स को डेड करना, उन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना। आपने इसकी कोई सी एक एग्जांपल लिख देनी है। जैसे हम कोई भी एक फ़ूड ले रहे हैं, तो हमारी फ़ूड के साथ कौन सा कोई ऐसा एंटीजन या फिर पैथोजन बॉडी के अंदर जा सकता है। वो चला तो जाएगा, लेकिन इनेट इम्यूनिटी उसे ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइज़ करके उसके पॉइजन को ख़त्म कर देगी। तीसरा है जी रेजिस्टेंस बाय स्किन, जो भी अभी हमने पीछे एक एग्जांपल डिस्कस किया कि एपिथेलियल लेयर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, एज ए फिजिकल बैरियर होता है। नंबर 4 पे है जी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेस इन ब्लड दैट कैन डिस्ट्रॉय द फॉरेन पार्टिकल्स। कुछ ख़ास तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे एंटीबॉडीज़ मूव कर, यू कैन से एंटीबॉडीज़ वो एज ए डिफेंसर ही होते हैं, हमारी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कोई फॉरेन बॉडी या फिर कोई एंटीजन आया, तो उसको अगेंस्ट वर्कअप करके उसे डेड कर देते हैं। और आगे है जी हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो ऑल द टाइम सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और जैसे ही किसी फॉरेन सेल को बॉडी के अंदर देखते हैं, उन्हें फटाफट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सारे काम कौन कर रहा है और किसकी वजह से हो रहे हैं? दे आर ओनली हैपनिंग ड्यू टू द इनेट इम्यूनिटी।
इनेट इम्यूनिटी ये सारा काम करवा रही होती है। आगे है जी हमारे पास लाइसोजाइम, जो कि लाइसोजाइम हैं क्या और इनका फंक्शन क्या है, ये भी आपने मेंशन कर। जी अब आज हम थोड़ा सा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का भी देख लेते हैं। वो इन द प्रीवियस 2 स्लाइड्स वी हैव डिस्कस अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। अब है जी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इट्स कॉज बाय अ स्पेशल इम्यून सिस्टम दैट फॉर्म्स एंटीबॉडीज़ और एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स that attack and destroy the specific invading organism or the toxins। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हमारी, इसने क्या करना होता है, इसने हमारे लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करना होता है, और वो जो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं या फिर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो जाके अटैक करती हैं, रिकग्नाइज़ करती हैं, अटैक करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं किसको, स्पेसिफिक इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को। जो टॉक्सिन्स या फिर जो पैथोजेंस एंटीजेंस या फिर जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी में एंट्री ली है, उन पैथोजेंस को, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या करेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उनको पहले रिकग्नाइज़ करेगी, फिर उन पे अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। ये सारा काम करना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने। और इसे हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट्स एबिलिटी टू डेवलप एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट द इंडिविजुअल इन्वेडिंग एजेंट। अब यहाँ पे आप नोटिस करें देयर इज़ अ टर्म स्पेसिफिक। तो अब ये वाला जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का आ गया ना रिस्पॉन्स, इट्स एक्चुअली अ पावरफुल स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आ गया अगेंस्ट द इन्वेडिंग एजेंट्स। और अब इसकी 2 टाइप्स हैं। वन इज़ द ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसको हम बी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एंड अदर वन इज़ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम टी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। आपने ये सारा लेक्चर, इट्स ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर, आपने सारा लेक्चर ध्यान से पढ़ना है, समझना है। कोई भी चीज़ या बात मुश्किल लगे या समझ में नहीं आया, यू कैन डिस्कस विद मी एट द व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आप मुझे वैसे भी पूछ सकते हैं। जो असाइनमेंट आपको बताई है वो आपने कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़ है वही हमने सारा इम्यून सिस्टम में सारा डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह विल कवर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन द अपकमिंग lectures. Thank you.